आज की कहानी है आखिरी खत। बनारस के पुराने घाटों के बीच, जहां गंगा की लहरें मंदिरों की घंटियों से ताल मिलाती हैं, वहीं एक छोटे से घर में आर्यन अपने माता पिता के साथ रहता था। आर्यन का परिवार शहर में सम्मानित था, पीढ़ियों से पंडिताई और धर्म कार्य करते आए थे। दूसरी तरफ घाट के उस पार सना रहती थी। सना का परिवार एक पुराने बुनकर खानदान से था। उनका काम रेशमी बनारसी साड़ियों की बुनाई करना था। दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश थी, वजह कोई आज ठीक से नहीं जानता था, बस इतना कि हम और वो अलग हैं। एक शाम सावन की पहली बारिश में आर्यन मंदिर से लौट रहा था। बिजली कड़की तो पास के पेड़ के नीचे किसी ने पनाह ली। आर्यन ने देखा एक लड़की, भीगी चुनरी, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में अधूरी साड़ी का टुकड़ा। वो थी सना। उनकी आंखें मिलीं और वक्त जैसे वहीं थम गया। शुरुआत में सिर्फ नजरें मिलती, फिर कभी कभार नमस्ते और सलाम होने लगा। गंगा घाट पर दोनों अलग अलग किनारे बैठते, लेकिन बात करने का बहाना ढूंढ ही लेते। आर्यन को सना की हंसी पसंद थी, जैसे बारिश में पहला फुहार। सना को आर्यन की बातें, जिसमें हमेशा आदर और सच्चाई झलकती। धीरे धीरे गंगा किनारे की मुलाकातें रोज की आदत बन गईं। वो दोनों जानते थे कि अगर परिवार को पता चला तो तूफान आ जाएगा। लेकिन प्यार का जादू डर से बड़ा था। एक दिन देव दीपावली के मौके पर गंगा किनारे हजारों दिए जल रहे थे। हवा में दीपों की खुशबू और भजन की मधुर ध्वनि थी। आर्यन ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, जिसमें लिखा था, सना, अगर तुम्हें भी लगता है कि हमारी कहानियों में हमेशा रुकावटें ही नहीं, सपने भी हो सकते हैं, तो कल घाट के पुराने पीपल के पेड़ के पास आना। सना आई, लाल चुनरी, हल्का सा इत्र और आंखों में वही सवाल जो आर्यन के दिल में था। आर्यन ने धीरे से कहा, सना, मैं तुम्हें चाहता हूं। सना ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर उसकी हथेली थाम ली। जवाब मिल चुका था, लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिक न पाई। एक दिन किसी ने घाट पर दोनों को साथ देख लिया। बात आग की तरह फैल गई। आर्यन के पिता ने उसे डांटते हुए कहा, हमारे खानदान का लड़का एक बुनकर की बेटी से दोस्ती करेगा, ये नामुमकिन है। सना के भाई ने गुस्से में कहा, तुम भूल गई कि उनका परिवार हमें नीचा समझता है। आर्यन से मिलना बंद करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब उनके बीच दीवारें थीं, घर की बंद खिड़कियां, नजरों की निगरानी और रिश्तेदारों की तिरछी बातें। मुलाकातें बंद हो गईं, लेकिन खतों का सिलसिला शुरू हुआ। गंगा के घाट पर एक बूढ़ा फूल बेचने वाला उन्हें संदेश पहुंचाने में मदद करता। तुम्हारे बिना ये घाट खाली लगता है, आर्यन ने कहा। तुम्हारी बातें सुनने को दिल रोता है, सना ने कहा। खतों में ही अब उनके सपने, डर और उम्मीदें बस गई थीं। जब हालात बदतर होते गए, आर्यन ने सना को एक रात लिखा, सना, हमें यहां से जाना होगा, कहीं दूर जहां बस तुम और मैं हो, और कोई नहीं। कल आधी रात को घाट के पीपल के पेड़ के पास आना। सना का दिल धड़क उठा। वो जानती थी कि ये कदम खतरनाक है, लेकिन आर्यन के बिना जीना भी तो नामुमकिन था। आधी रात को चांदनी गंगा पर बिखरी थी। आर्यन पहले से वहां था, नाव तैयार थी। सना आई, लेकिन उसके पीछे उसके भाई और कुछ लोग थे। शायद किसी ने खत पढ़ लिया था। गुस्से में वो लोग आर्यन पर टूट पड़े। आर्यन ने सना का हाथ पकड़ा और नाव की तरफ भागा, लेकिन किसी ने उसे धक्का दे दिया। आर्यन गंगा में गिर पड़ा। सना चीखती रही, आर्यन, तैर कर आओ। लेकिन लहरों ने उसे अपनी गोद में ले लिया। सना ने किनारे पर खड़े होकर देखा, आर्यन अब कहीं नहीं था।
उसके आंसू गंगा के पानी में मिल गए। वो धीरे से पानी में उतर गई, लाल चुनरी लहरों में डूब गई। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गंगा के बीच तक पहुंच चुकी थी। अगर इस जन्म में नहीं, तो अगले जन्म में ये उसके होठों पर आखिरी शब्द थे। सुबह घाट पर बस एक लाल चुनरी और आर्यन का अधूरा खत मिला। सना, अगर हम जिंदा रहे तो जिंदगी तुम्हारी होगी, अगर नहीं तो वक्त भी हमें जुदा नहीं कर पाएगा। लोग कहते हैं, सावन की रात में जब चांद पूरा होता है तो घाट के पीपल के पास दो परछाइयां साथ खड़ी दिखती हैं, हाथ में हाथ डाले। सीख है, यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि उस दर्द की भी है जो समाज की दीवारें बना देती हैं। प्यार न धर्म देखता है, न जात, लेकिन इंसान अब भी देखता है।